Hello students, you are most welcome. Students, my name is Krishna and today's topic is electric dipole. So students, आज इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और उसके कुछ डेरिवेशंस और कुछ न्यूमेरिकल्स हम कराएंगे। लेकिन इससे पहले ये समझ लें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी टॉपिक है। इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत इजी हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक वर्ड आ रहा है डाई, और डाई का मतलब होता है टू। तो डाइपोल मतलब जिसके दो पोल हों। मान लीजिए जैसे ये एक पेन है, इसको हम डाइपोल मान लेते हैं। तो इसका एक एंड एक पोल हो गया, दूसरा एंड दूसरा पोल हो गया, और इन पर आप चार्ज रख दीजिए, एक पर प्लस और एक पर माइनस। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो चार्ज होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं और ऑपोजिट होते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही माइन्यूट होता है, बहुत छोटा होता है ना। एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, उससे आपको थोड़ा आइडिया होगा। देखिए, इस तरह का होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, इसका नाम रख लीजिए ए और बी। और इनका एक नई चीज इसमें यह है कि इसमें मिड पॉइंट भी लेते हैं, एम। एक्चुअली इसमें जितनी भी कैलकुलेशंस हैं और जितने भी डेरिवेशंस में मेजरमेंट जब करते हैं तो मिड पॉइंट से ही करते हैं। उन्होंने मिड पॉइंट को स्टैंडर्ड मान लिया है, इसलिए यहाँ पर हमने मिड पॉइंट लिया है एम। और इसका मान लीजिए कि आपने डिस्टेंस लिया दोनों चार्जेस के बीच का एल। तो ये हाफ क्या हो जाएगा मिड पॉइंट की वजह से, L/2 और L/2। लेकिन हो सकता है कि जब आप L/2 लें कैलकुलेशंस में तो कुछ कॉम्प्लिकेशन हो हल्का सा, इसलिए ऐसा महसूस होता है। मान लीजिए इसकी जगह एल लें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन जब एल इनको लेंगे तो ये मिड पॉइंट की वजह से ये आधा ये एल और ये मिलाकर के 2L हो जाएगा। तो डिस्टेंस 2L, ये इसमें नया है कुछ, है ना। आप जो है वैसे एल लेते थे डिस्टेंस, आर लेते थे, इसमें डबल है 2L। और वो उसी वजह से क्योंकि मिड पॉइंट की यहाँ जरूरत पड़ती है मेजरमेंट में। एल की जगह कुछ भी हो सकता है, आर हो सकता है, तो 2R ले लीजिए। देखिए, ये सब जो अभी मैंने लिखा है ना, मैंने क्या लिखा है कि डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो चार्ज होते हैं इक्वल एंड ऑपोजिट। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, जो अभी बोला है उसको मिला करके। इलेक्ट्रिक डाइपोल is a system of two charges, two equal and opposite charges separated by very small distance। देखिए, इस बात पर आप बहुत ध्यान दीजिए, वेरी स्मॉल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। बार बार हम इसको बोल रहे हैं, इसका मतलब इसको हाईलाइट इसलिए किया है। और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इसका एग्जाम्पल दें तो शायद कुछ समझ आए। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा HCl, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H और Cl। H पर प्लस चार्ज है और Cl पर माइनस होता है। इससे कंपेयर करें कि ये एक ऐसा सिस्टम हो गया जिस पर +1 और -1 चार्ज है, यानी दोनों इक्वल है और ऑपोजिट है।
तो डाइपोल का ये एग्जाम्पल है ना। ऐसे और भी एग्जाम्पल है, जैसे H2O है, HF है। तो ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं क्योंकि मान लीजिए आपसे कोई कहे कि भाई ये जो HCl है, ये मॉलिक्यूल है और इसको आप हमें दिखाइए, तो इनका साइज इतना छोटा होता है, स्मॉल होता है कि आप इसे देख नहीं सकते, मतलब इस तरह से ऑर्डिनरी तो नहीं देख सकते। अब मान लीजिए कोई ये कहे कि भाई H और Cl, ये जो एटम है और ये एटम है जिनसे मिलाकर के मॉलिक्यूल बना है, तो इसका इनके बीच का डिस्टेंस बताइए H और Cl के का। तब तो ये और हंसी की बात हो जाएगी, आप कहोगे सर जो दिखाई नहीं दे रहा है उसमें आप डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो बहुत स्मॉल होगा ना। तो इसलिए इसमें स्मॉल वर्ड ऐड किया है और उसमें भी मिड पॉइंट लेना है डिस्टेंस में, तो आप समझ सकते हैं, इसलिए इस वर्ड को स्पेशली याद रखिए ना। तो यहां तक ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन हो गई। इसके लिए इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, इसका मूवमेंट, मतलब उसको बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये बार बार आएगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो सेकंड डेफिनेशन उसी की लेते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको P से डिनोट करते हैं और इसका जो डायरेक्शन है ना वो इस तरह से होता है, -Q से। देखिए ये P हो गया डाइपोल मूवमेंट, इस तरह से इसको आप इसमें शो करेंगे और माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ इसका डायरेक्शन होता है और इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू, इनमें से एक चार्ज ले लीजिए कोई सा भी और बीच का डिस्टेंस ले लीजिए, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले से आप यूनिट निकाल सकते हैं। Q का यूनिट कूलम होता है और L का मीटर होता है, तो कूलम मीटर इसका यूनिट हो गया। यहां से आप चाहें तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। कूलम के लिए क्या होता है, AT, और L के लिए तो L ही होता है, तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। और इसका डेफिनेशन बनाए तो क्या है, इसी फॉर्मूले से डेफिनेशन बन जाएगी। ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, यानी प्रोडक्ट है किसका, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसके किसी एक चार्ज का और इनका जो बीच का डिस्टेंस है ना उनका प्रोडक्ट। तो ऐसे बना के लिख सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मूवमेंट is the product of any one charge of dipole and the distance, ये distance है ना 2L, between the charges, between the charges of given dipole। सॉरी, तो देखिए यही हमने लिखा है यहाँ पर कि जो डाइपोल मूवमेंट है उसमें कोई एक चार्ज आता है और बीच का डिस्टेंस आता है और ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये इसका यूनिट और डायमेंशन हम लिख ही चुके हैं पहले। अब इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, और इसका डायरेक्शन जो मैंने बताया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको लिख लीजिए। डायरेक्शन है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव, यानी कि -Q से +Q की तरफ। ये आप नोट कर लीजिए, फिर आगे इसके कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं।
देखिए इसमें पी वाई क्यूज में एक दो क्वेश्चन इसको लेते हैं, बोर्ड में आ चुके हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं भाई, कोई डाइपोल आपको दिया हुआ है प्लस क्यू माइनस क्यू वाला, तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा या नेट चार्ज कितना होगा, है ना, नेट चार्ज। क्यू नेट। तो देखिए ये जो सिस्टम है इस पर दो चार्ज हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोनों स्केलर हैं। तो टोटल चार्ज क्या होगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, प्लस क्यू और माइनस क्यू को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0। इसका आंसर हो गया 0। कोई आपसे पूछे कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसका नेट चार्ज क्या होता है उस सिस्टम का, तो वो 0 होता है। एक और क्वेश्चन पीवाई क्यू में आया इस तरह से कि कोई जैसे ये डाइपोल है, इस पर चार्ज है, तो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होंगी। तो वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो पैटर्न है उसको आप ड्रॉ करिए, है ना, किस तरह से वो बनेगी। तो इसका आंसर ये है कि जो आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब हमने कराई थी तो उनकी डेफिनेशन कराई थी और उसकी प्रॉपर्टी कराई थी। तो उनमें से ही एक प्रॉपर्टी है जो कि इसका आंसर है, और वो प्रॉपर्टी ये है कि दो चार्ज हैं, वहां पर हम लेते थे कि लाइक चार्जेज हैं, जैसे प्लस और प्लस है, या एक माइनस एक प्लस है, अनलाइक चार्जेज हैं। तो कूलम्ब्स लॉ उसमें अप्लाई होता था, यानी कि लाइक चार्जेज हैं तो वो जो लाइंस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती थी इस तरह से, और अनलाइक चार्जेज हैं तो अट्रैक्ट करती थी। तो यहाँ पर अनलाइक चार्जेज हैं क्योंकि डाइपोल पर एक चार्ज प्लस का होता है और एक माइनस का होता है, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू है ना। तो वो पुराना वाला फिगर बना दीजिए इस तरह से, प्लस से रिलीज होती है और माइनस पर एंड होता है, इनका टर्मिनेट होती है ना, ये प्लस से रिलीज हो रही है और माइनस की तरफ आ रही है, टर्मिनेट हो रही है। इसी तरह से यहां बना दीजिए, ये रिलीज हो रही है, मतलब अट्रैक्ट करते हुए बनाई जाएंगी इस तरह से। इसी तरह से इधर बना दीजिए, ये रिलीज होंगी तो बाहर की तरफ एरो लगाइए, और इसमें टर्मिनेट होती है तो अंदर की तरफ लगा दीजिए। यही फिगर हो गया इसका, पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये इसका पैटर्न है जो कि प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। यहाँ पर अनलाइक चार्जेज हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। इसके बाद और कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं जो कि डाइपोल मूवमेंट पर आधारित है। वो ज्यादातर आते हैं, आईआईटी वगैरह में भी आते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखिए इस तरह से है, मान लीजिए ये डाइपोल है ए और बी, इस पर -6 माइक्रोकूलम है, इस पर +6 माइक्रोकूलम और 1 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 ले लीजिए, यहां पर आपको पी निकालना है ना, डाइपोल मूवमेंट। इसमें ले लीजिए ये -10 माइक्रोकूलम और +10 माइक्रोकूलम और 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, यहां भी आपको पी निकालना है ना।
तो देखिए इन दोनों क्वेश्चंस में एक तो सिंपल है, आप कहोगे P का फॉर्मूला है Q इंटू 2L, Q कितना है 6, इनको कन्वर्ट कर लीजिए। वो डिस्टेंस चूंकि काफी छोटे होते हैं तो ये माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम और पिको कूलाम में देते हैं ज्यादातर। तो इसे कन्वर्ट करेंगे कूलाम में, तो माइक्रो और कूलाम के लिए, माइक्रो कूलाम को कूलाम में करोगे 10⁻⁻⁶ कूलाम हो जाएगा। और 2L की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, तो इसे मीटर में चेंज कर लीजिए, तो -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻, तो ये हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया 6 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम मीटर। वेरी सिंपल। लेकिन यहां पर आप कहेंगे, मान लीजिए यहाँ 16 कर लीजिए ना, या 12 कर लीजिए, तो यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि आप बोलोगे सर ये डाइपोल कहाँ है, क्योंकि इसमें दोनों चार्जेस इक्वल होने चाहिए थे, अपोजिट तो हैं प्लस और माइनस, लेकिन इक्वल नहीं है। तो इसकी टेक्निक समझ लीजिए कि हम केवल उतना ही काम में लेते हैं जितनी हमें जरूरत पड़ती है। जैसे ये 10 है, यहाँ 10 चाहिए, तो इसको आप दो पार्ट में कर लीजिए, 10 माइक्रो कूलाम और 2 माइक्रो कूलाम, है ना। और ये वाला काम में नहीं आ रहा है तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। जैसे जो खराब लीडर होते हैं ना, वो बोलते हैं कि भाई अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, तो उस तरह की पॉलिसी आप अपनाएंगे, जितना आपके काम में आ रहा है, जितना आपके मतलब का है, उतना चार्ज ले लेंगे, बाकी बेकार। तो अब ये आपके पास इसी तरह का क्वेश्चन बन गया कि Q की जगह आप लिखोगे 10 माइक्रो कूलाम, यानी कूलाम लिखोगे तो ये -6 से मल्टीप्लाई, ये Q की वैल्यू हो गई, और 2L की 1 सेंटीमीटर यानी 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर यानी कूलाम मीटर। तो ये P की वैल्यू आ गई 10 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम मीटर। यहाँ पर बस आपको ये नई चीज सीख लेनी है केवल, कि ज्यादा चार्ज है तो केवल उतना ही लेना जितना हमारे काम का है, इक्वल वाला। तो ये काफी अच्छे क्वेश्चन है। इसके बाद और क्वेश्चन लेंगे, वो और इम्पोर्टेंट है। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कोई, मान लीजिए यहां पर 10 माइक्रो कूलाम है, यहां पर 18 माइक्रो कूलाम है, और यहां पर है ये माइनस का है, ये प्लस का है, और यहां पर -6 माइक्रो कूलाम है। इनके नाम रख लीजिए पॉइंट्स के ABC, और डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो यहां पर भी देखिए ऐसा ही है, आपके पास जो डाइपोल है इसमें 10 प्लस का है और ये प्लस का है, सॉरी। तो देखिए एक डाइपोल तो ये है और दूसरा डाइपोल ये बनना है, तो आप क्या करेंगे कि 10 जो माइक्रो कूलाम है उधर 18 है, तो आपको केवल 10 लेना है। ये इसको आप दो पार्ट में कर लीजिए, एक 6 माइक्रो कूलाम, और 18 में से फिर कितना बचा 10, और हटा दीजिए, इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, 6 नहीं, 6 नहीं, 18 ही बना रहने दीजिए। तो 12 बचा है ना, 12 में से 10 इधर ले लीजिए, और बाकी का जो रह जाएगा -2 माइक्रो कूलाम। यानी कहने का मतलब ये 18 को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। 10 माइक्रो कूलाम जो इसके काम आएगा, और -6 यानी 10 और 6 कितने हो गए 16, और इसके बाद -2 माइक्रो कूलाम जो बचा वो वेस्ट हो गया, उससे कोई लेना देना नहीं। तो देखिए मान लीजिए इसका आपने P1 मान लिया, मतलब ये पूछा ये है कि डिटरमाइन द नेट डाइपोल मूवमेंट, यानी कि ये ऑफ द सिस्टम, यानी इस पूरे सिस्टम का आपको डाइपोल मूवमेंट निकालना है। तो यहाँ पर दो डाइपोल है तो दो मूवमेंट आएंगे, है ना। एक P1 मान लिया, उसका डायरेक्शन मैंने बताया था माइनस से प्लस की तरफ, इसका डायरेक्शन इधर होगा, और इधर आपने P2 माना तो माइनस से प्लस यानी इधर होगा। तो देखिए
फॉर्मूला तो वही रहेगा, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। तो P1 पहले रखिए वैल्यू, ये वाला डाइपोल, Q क्या है 10, और माइक्रो कूलाम को आप कूलाम में चेंज करोगे, और 2L की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, वही पहले की तरह। तो इसका आंसर आ गया 10 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम मीटर। इसी तरह से आप P2 की वैल्यू निकाल लेंगे, और वही फॉर्मूला फिर अप्लाई करिए। इसमें Q की जगह 6 आएगा, और डिस्टेंस उतना ही दिया है, तो ये आंसर आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम मीटर। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है दोनों, तो एक वेक्टर ऐसे आ रहा है और एक वेक्टर ऐसे आ रहा है, इन दोनों का आपको रिजल्टेंट इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके लिए वेक्टर थ्योरी में जाना पड़ेगा। आपको याद होगा दो वेक्टर्स को जब ऐड करते हैं तो उसका, जैसे इसका जो रिजल्टेंट है वो इस तरह से आएगा, यू, इसको आप P मान लें या P नेट मान लें। तो फॉर्मूला होता है P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर और 2P1 P2, मैं हटा देता हूं यहां से, आपको याद हो ये फॉर्मूला होता था, ये 11th क्लास में वेक्टर थ्योरी जब आपने पढ़ी होगी, दो वेक्टर्स को जब ऐड करते हो रिजल्टेंट का ये मैथमेटिकल फॉर्मूला था। वहां पर ए और बी वेक्टर होते थे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता था। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनना है, 90 डिग्री। तो जब आप यहाँ cos 90 रखोगे तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये वाला टर्म पूरा हो जाएगा 0, और आपके पास P नेट बचेगा अंडर रूट P1 स्क्वायर और P2 स्क्वायर। इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, वही आंसर में काम आएगा। P1 की वैल्यू कितनी है, 10 इंटू 10⁻⁻8, 10 इंटू 10⁻⁻8 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 10⁻⁻8 इसका स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि इसको आप सॉल्व कर लोगे, इससे आंसर आ जाएगा। इसमें वेक्टर थ्योरी का आपको ध्यान रखना है, किस तरह से रिजल्टेंट ऐड किया जाता है। इसके बाद हम मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस लेंगे। इसमें देखिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इसमें चार्ज है, और मैंने आपको बताया था कि जहां चार्ज होगा उसकी पर्सनैलिटी भी होगी, जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहा था, और उसके फॉर्मूले भी उसमें ड्राइव किए थे लास्ट टाइम। तो अब इसका एक चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज है माइनस क्यू, तो प्लस क्यू की वजह से मान लीजिए जैसे ये डाइपोल है, तो आपसे कोई कहेगा भाई इधर इस पॉइंट पर निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड, या कोई कहेगा यहाँ पर निकालिए, मतलब कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, तो उसके बेस पर यहाँ 3 डेरिवेशन आपको कराएंगे, और वो 3 जो है किस तरह से है वो देखते हैं। देखिए जिसमें से पहला ये कहलाता है एक्सियल पोजीशन। इसका मीनिंग ये है कि ये जो डाइपोल है इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट है, एक्सिस के पैरेलल, यानी ये एक्सिस पर। तो सबसे पहले हम जाने इसका एक्सिस होता कहाँ है। तो देखिए ये लेंथ वाले जितने भी शेप एंड साइज हैं लंबाई में, उनका एक्सिस उनके पैरेलल होता है। हर फिगर का एक्सिस पैरेलल नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे ये मान लीजिए कोई रेक्टेंगल है या सर्कल है या फिर स्क्वायर है, तो इनका जो एक्सिस होगा वो उनके परपेंडिकुलर होगा, है ना। लेकिन लेंथ वालों का लंबाई में देखते हैं तो एक्सिस इसके पैरेलल होता है, यानी कि आप ये मान के चलिए कि इसकी जो रिपल है वही इसका एक्सिस है।
तो अब ये एक्सिस है, तो इस एक्सिस को बढ़ा दीजिए इधर या इधर, और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है आर डिस्टेंस पर मिड पॉइंट से, तो उस पर निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो एक कंडीशन ये होगी, मान लीजिए पहली कंडीशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। ऐसे लिख सकते हैं एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल पोजीशन। तो पहले इसका फिगर बनाएं। अच्छा, दो डेरिवेशन और है, जिसमें से दूसरी कंडीशन है उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पोजीशन, और एक जो है एट एनी पॉइंट इन स्पेस। अब तीनों के अलग अलग मीनिंग बाद में बताएंगे, पहले पहले को ही देखते हैं, फर्स्ट वाले को। एक्सियल पोजीशन में क्या होता है ना, देखिए पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये कोई डाइपोल हो गया, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये मिड पॉइंट हो गया। आप फिगर थोड़ा सा इधर से लें जिससे कि ये आप नोट कर लीजिए, फिर इन्हें हटा करके इसको करते हैं डेराइव। देखिए ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इसका नाम रख लीजिए ए बी, और मिडिल पॉइंट है ये, और ये एल एल पहले की तरह। और यहाँ मिडिल पॉइंट से मैंने कहा ना कि जितने भी डिस्टेंसेस यहाँ पर मेजर किए जाते हैं उसमें जो मेन है स्टैंडर्ड वो मिडिल पॉइंट है। तो मिडिल पॉइंट से मान लीजिए आर डिस्टेंस पर, इसके एक्सिस पर, ये कहीं पर आर डिस्टेंस पर मान लीजिए कोई एन पॉइंट है, और इस पर आपको पता करना है ई की वैल्यू। ये यहां से इसका डिस्टेंस है आर, इसको समझ लीजिए, ये डिस्टेंस आर है, ये एल है। तो जरूरत जब पड़ेगी तो इस चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना हो गया, आर माइनस एल, है ना। और इस चार्ज की जरूरत पड़े तो डिस्टेंस कितना हो गया, आर प्लस एल, ये एल है ना इतना, ये तो ये टोटल हो गया आर प्लस एल। ये पहले ही लिख लेते हैं जिससे जरूरत पड़े तो आपको दिक्कत ना आए। तो देखिए एन पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसके लिए चूंकि दो चार्ज हैं तो दोनों चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे उस पॉइंट पर। तो एक को E1 मान लीजिए और एक को E2 मान लीजिए। जैसे कि फॉर प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया आपने E1, इसके लिए प्लस क्यू चार्ज है। तो मैंने आपको बताया था कि इसका जो डायरेक्शन होता है वो प्लस क्यू चार्ज से दूर की तरफ होता है, दूर भागता है, यानी कि E1 आपका इस तरह से आएगा, E1 प्लस ये है तो इससे दूर जाएगा। और इसकी वैल्यू फॉर्मूला आपने पहले निकाला ही था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये पहले हम फाइंड आउट कर चुके हैं कि एक पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है किसी पॉइंट पर। देखिए लास्ट टाइम किया था ना, जैसे ये क्यू है, यहाँ पर टेस्ट चार्ज था, इसका डिस्टेंस आर है, तो ई की वैल्यू इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ ई की वैल्यू ये आई थी। ये टेस्ट चार्ज है ना, इसकी तो ये तो बहुत छोटा होता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लेजिबल होता है। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था वो ये था, है ना। यहाँ पर आपको केवल कितना चेंज करना है, के तो के है, ये तो कांस्टेंट, और क्यू की वैल्यू क्यू है, केवल आर की वैल्यू यहाँ पर है आर माइनस एल।
आर माइनस एल स्क्वायर, ये E1 हो गया। इसी तरह से आप E2 निकालिए, के क्यू अपॉन, और ये किसके लिए, जैसे क्यू के लिए प्लस के लिए आपने E1 माना था, तो माइनस क्यू के लिए E2 मान लीजिए, ये E2 है फॉर माइनस क्यू। तो यहाँ पर माइनस क्यू यहाँ पर है, तो ये डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट से, आर प्लस एल, तो ये आर प्लस एल आ जाएगा। इसके बाद में इसका डायरेक्शन देखिए, मैंने बताया कि प्लस से दूर भागता है इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस की तरफ आता है, तो माइनस इधर है, तो ई जो है E2 जो आएगा वो ऐसे आएगा, यानी फिगर आपका इस तरह से बन जाएगा। ये एन पॉइंट है, तो ये E1 और ये E2। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तभी तो आंसर आएगा। तो ये क्लियर दिखाई दे रहा है, दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है, तो माइनस होंगे। लेकिन इसमें प्रश्न ये है कि माइनस कौन सा होगा, किस में से, E2 में से या E1 में से। तो उसके लिए आपको पता करना पड़ेगा कि बड़ा कौन है, E2 या E1। अब वो आप यहां से चेक कर सकते हो। देखिए ये E1 की वैल्यू है और ये E2 की है, तो इनमें डिनोमिनेटर जिसका बड़ा है, डिनोमिनेटर इसका बड़ा है ना, तो बड़ा डिनोमिनेटर क्या करता है, ज्यादा टुकड़े कर देगा न्यूमरेटर के, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। बाकी तो एक जैसे है ना ये, तो ये वाला जो है इसके छोटे टुकड़े यानी छोटे छोटे पीसेस आएंगे, जबकि ये कम है तो बड़े पीसेस आएंगे, यानी कि बड़ी वैल्यू किसकी हुई, E1 की। यानी रिजल्टेंट यदि आप नेट जिसको बोले, तो E2 माइनस E1 आपको करना पड़ेगा। बस इसके बाद इनकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए। E1 ये दिया, सॉरी E1 माइनस E2, ये अभी हमने प्रूव किया ना, E1 माइनस E2। तो यहाँ पर ये कुछ तो कॉमन है, K और Q तो दोनों में एक जैसा है ना, इसमें भी है इसमें भी है, तो ये कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में ही आ जाएगा 1 अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर, है ना। और ये हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर, और ये याद रखिए जैसे डायरेक्शन जब निकालेंगे ना, तो चूंकि E1 बड़ा है तो E1 की तरफ इसका फाइनल डायरेक्शन होगा E नेट का, है ना। जो E आएगा उसका डायरेक्शन इस तरह से होगा, आप बोल सकते हो M से लेकर के N, है ना, MN। चलिए अब इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करते हैं। फिगर और ये सब मैं हटा देता हूँ हेडिंग वगैरह, जिससे जगह हो थोड़ा सा। इसको सॉल्व करिए, ई नेट के क्यू, देखिए ये आर माइनस आर प्लस एल स्क्वायर, ये एलसीएम आ जाएगा इस तरह से, आर माइनस और आर प्लस। और जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ आर प्लस एल का स्क्वायर आ गया, यानी इसको ओपन कर दिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, उस फॉर्मूले से ओपन कर दिया। उसके बाद माइनस इसको भी ओपन करिए, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और देखिए ये फॉर्मूला बन गया, ए माइनस बी ए प्लस बी होता था मैथमेटिक्स में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसकी जगह आप आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिखेंगे, तो ये 2 और 2 4 हो गया, और के की तो चल ही रहा है, तो ये हो गया 4RL। और इसके बाद में थोड़ा इसको और सॉल्व करिए, के क्यू, इस 4 को दो पार्ट में हम ब्रेक कर लेते हैं, 2 into 2। उसका रीजन ये है कि हमको यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट वाला टर्म लाना है P, और उसका फॉर्मूला होता है 2QL। तो देखिए इसको लिखिए 2 into 2, और Q तो ये दिया ही है L, और R को लिख लिए अलग, है ना। इस Q को जो है हम यहाँ लिख लेते हैं,
2 और Q, और डिनोमिनेटर में आ गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर है ये। तो देखिए K इंटू 2, तो ये फॉर्मूला हो गया P का, डाइपोल मूवमेंट। अब ये आया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको याद होगा जब डेफिनेशन मैंने दी थी तो आपसे क्या कहा था कि वेरी स्मॉल, ये जो चार्जेज है तो इनका डिस्टेंस कितना है, वेरी स्मॉल। इस वर्ड को हमको याद रखना है, तो उसी के आधार पर यहाँ कंपेयर करेंगे आर और एल का। आप बोलोगे ये क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि आर एल क्या है, इसका बीच का डिस्टेंस का हाफ, यानी टोटल 2L था तो L क्या हो गया, हाफ डिस्टेंस। और मैंने कहा कि जब SCL ही दिखाई नहीं देता तो उसका हाफ डिस्टेंस कहां से देख लोगे H और CL के बीच का, तो मतलब बहुत छोटा होता है। अब इसके एक्सिस पर मान लीजिए 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस कोई है, तो वो इस L की अपेक्षा बहुत ज्यादा माना जाएगा, है ना। ऐसे मान के चलिए कि L तो क्या है, नेग्लेजिबल है, जबकि यहाँ तो स्क्वायर में आ रहे हैं तो वो तो और ही ज्यादा नेग्लेजिबल होगा। तो इस कंडीशन को यदि हम लें, यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं, इफ R is less than L, then R square is less than L square। तो इसका मतलब R क्या हो जाएगा, सॉरी L, ये उल्टा लिख दिया हमने, L है ना, तो L जो है वो नेग्लेजिबल हो जाएगा, यानी L वाली टर्म को यहां से हटा सकते हैं। ये ऐसे लिखा जाएगा Q K2P अपॉन आर स्क्वायर। L वाला टर्म हट जाएगा, नेग्लेजिबल हो गया, और इसका स्क्वायर यानी कि 4 पावर आ जाएगी। और एक R इसमें चल रहा है ना, ये हम यहाँ लिखना भूल गए। तो जब आप सॉल्व करोगे तो 2P और ये 4 और 1 कैंसिल हो जाएगा तो RQ आ जाएगा। ये इसका फाइनल फॉर्मूला आ गया। ये इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। इसका वेक्टर फॉर्म बनाना चाहें तो केवल एरो लगा सकते हैं। ये मैग्नीट्यूड के रूप में लिखें तो ऐसे कर देना, ये मॉड कहलाता है ना, मैग्नीट्यूड इससे बन जाता है। और यदि आप वेक्टर फॉर्म लिखें तो ई नेट और एरो लगा देंगे के 2P अपॉन RQ, और P क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो इस पर एरो लग जाएगा। इसमें ये याद रखना है कि वेक्टर में कई बार माइनस आता है, जैसे अगला डेरिवेशन करेंगे तो वेक्टर फॉर्म में माइनस आ जाएगा। और वो क्यों माइनस आएगा, उसका रीजन ये है कि वहां पर देखिए, यहां पर तो क्या था कि जो डाइपोल मूवमेंट था इसका, उसका डायरेक्शन ये था, और हमने E1 और E2 का जो निकाला था, E1 इधर आया था, E2 इधर आया था, और बड़ा कौन था, E1। तो E1 का भी डायरेक्शन इधर हो गया, डाइपोल मूवमेंट भी इधर, और जो फाइनल था E1 बड़ा था, तो E1 की वजह से जो डायरेक्शन किसका आएगा, E1 का आएगा। तो डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों का एक था, इसलिए यहाँ पर प्लस ही रहेगा, माइनस का कोई चक्कर नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब सेकंड वाली कंडीशन लेंगे, उसको देखिए। देखिए सेकंड कंडीशन इस तरह से है, उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल। अच्छा एक बात और है, इसका एक नाम और होता है, जैसे एक्सियल पोजीशन है उसको एक नाम से और बुलाते हैं, एंड ऑन पोजीशन। ये जरूर लिख लेना। ये मैं नाम इसलिए लिखा रहा हूं, कई बार एग्जाम में नाम चेंज करके देते हैं तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होकर उसे छोड़ देते हैं। चलिए सेकंड कंडीशन लेते हैं, पोजीशन, वो कहलाती है इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल का मतलब जैसे ये डाइपोल है तो इसके एक्सिस, ये जो प्लस क्यू और माइनस क्यू का जो डिस्टेंस है उसको बाइसेक्ट करिए, 90 डिग्री पर आधा कर दीजिए ना। तो उस वाली लाइन पर, चाहे वो इधर या इधर, वहां पर आपको पता करना है। अच्छा एक बात यहाँ और समझ लिए एक्सियल में, कि जो एक्सिस पर अभी, जैसे ये फर्स्ट कंडीशन में क्या था, एक्सिस था,
तो इधर कहीं पॉइंट था, ये जरूरी नहीं है कि पॉइंट इधर हो, पॉइंट इधर भी हो सकता है ना। तो इसी तरह से इक्वेटोरियल का पहले फिगर बना लें तो उससे आप समझ पाएंगे। ये हम निकाल लें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल at a point on equatorial position। इसका भी एक और नाम होता है, उसे बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन, ऐसे भी बोल सकते हैं, ब्रॉड साइड ऑन, ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन। इसका फिगर इस तरीके से आएगा, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू, ये मिडिल पॉइंट, और ये डिस्टेंस एल और एल, और बाइसेक्ट कर दीजिए, मतलब आधा परपेंडिकुलर, जिसे बाइसेक्टर आप बोलते हो, इस तरह से। ये नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है ना। अभी हम मान लीजिए यहां पर आर डिस्टेंस पर, पहले भी आर डिस्टेंस माना था, फिर आर मान लीजिए इस तरह से। यहां पर आपको एन पॉइंट और ई की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो इनको मिला दीजिए इस तरह से, यानी एक ट्राइंगल बन जाएगा। इस ट्राइंगल में ये एक जैसा होना चाहिए, थोड़ा फ्री हैंड है तो फिगर थोड़ा सा कभी कभी गलत सा भी लगता है, इस तरह से। आपको ये जरूरत है, ये 90 डिग्री है ना, और इसकी जरूरत पड़े तो कैसे निकालोगे, पाइथागोरियन थ्योरम लगा देना, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट में, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऐसे इसकी जरूरत है तो ये भी आप निकाल सकते हो, आर स्क्वायर एल स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर थ्योरी इसमें लगेगी। अब देखिए इसकी वजह से पहले की तरह E1 E2 मान लीजिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से आएगा, एक इसकी वजह से, E1 E2 मान लीजिए, तो 4 प्लस क्यू, तो E1 फॉर्मूला तो वही रहेगा, Q अपॉन आर स्क्वायर। Q तो उतना ही है, के तो कांस्टेंट है, तो आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी आर की वैल्यू, देखिए यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये अंडर रूट में है, और यहाँ स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट केवल हट जाएगा, है ना। तो इस तरह से आ जाएगी वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी तरह से E2 की वैल्यू निकालेंगे तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर। देखिए कंडीशन बिल्कुल सेम है, चार्ज दोनों पर क्यू है मैग्नीट्यूड में, तो क्यू आ गया, के कांस्टेंट है, और डिस्टेंस दोनों का इक्वल आ रहा है ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में, और स्क्वायर की वजह से अंडर रूट हट जाएगा। अब बात आती है कि इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके लिए आपको 11th क्लास में जो आपने वेक्टर थ्योरी पढ़ी थी, तो आप रिमाइंड करिए कि आपने उसमें वेक्टर की डेफिनेशन, उसके टाइप्स, और बाद में फिर इसके ऑपरेशन मैथमेटिकल जो थे, यानी एडिशन, कैसे दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मैंने बताया था कि वहां डिवीजन नहीं होता, वेक्टर का आपस में डिवीजन नहीं होता, क्योंकि जो डायरेक्शंस होते हैं वो एक दूसरे को कभी कैंसिल आउट नहीं करते। और उसकी जगह एक ऑपरेशन बताया था रिजोल्यूशन, मोस्ट इंपोर्टेंट था, कि कोई वेक्टर है तो उसको हम दो पार्ट में तोड़ भी सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, जिनको कंपोनेंट कहते हैं। आपको याद हो तो उस फिगर को मैं यहाँ थोड़ा सा बनाए देता हूँ। देखिए ये कोई आर वेक्टर है, और ये थोड़ा तिरछा होना चाहिए, है ना। मैंने उस समय बताया था टेक्निक कि जैसे हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है तो इतनी जरूरत नहीं पड़ती इसको तोड़ने की। तिरछे से मतलब है कि इसका जो पूरा पावर है वो बट जाता है। जैसे फोर्स है और आप इसको इस तरह से करें तो वो
डिवाइड हो जाएगा, पूरा का पूरा इंप्रेशन इस डायरेक्शन में काम में नहीं आता, इसलिए उसके दो कंपोनेंट कर देते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। यदि ये एंगल थीटा है तो एंगल के साथ जो बनता है वो कॉस वाला बनता है, जिसको आप आर एक्स बोल सकते हो, और 90 डिग्री पे जो बनता है वो वर्टिकल यानी कि आर वाई, उसको बोलते हैं साइन, आर साइन थीटा। ये थी इसकी थ्योरी। तो आप ध्यान से देखेंगे, जैसे इसकी वजह से E1 मैंने बताया प्लस से दूर जाएगा, तो E1 देखिए ऐसे आएगा दूर, प्लस से दूर जाता है ना, तो ये हो गया E1। और माइनस की तरफ आता है तो माइनस ये है चार्ज, तो इसकी तरफ आएगा इस तरह से E2। इनका डिस्टेंस इक्वल लेना, यहां पर थोड़ा वो हो गया, इसको मैं हटा देता हूं, ये आप समझ गए होंगे। ये डिस्टेंस मैं लिख दे रहा हूं, आर स्क्वायर एल स्क्वायर। ये दोनों इक्वल एरो लिए हैं क्योंकि इन दोनों की वैल्यू देखिए एक जैसी आ रही है। E1 E2 क्या है, इक्वल है। E1 E2 इनको आप ई मान सकते हो, एक जैसे है ना। अब इसमें चूंकि ये तिरछा वेक्टर है सॉरी, तो इसके दो कंपोनेंट आप बना लीजिए। एक हो जाएगा वर्टिकल, ये वाला इसको बोलोगे E1 साइन थीटा, वर्टिकल में साइन आता था, इसको थीटा मान लीजिए, तो फिर ये वाला जो एंगल है वो थीटा हो जाएगा। और इसका दूसरा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और एंगल वाले के साथ क्या आता है, कॉस आता है, यानी कि E1 कॉस थीटा। ये इसके दो टुकड़े हो गए, दो कंपोनेंट हो गए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसी तरह से E2 भी तिरछा है, ये देखिए इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल आप जो है इस तरह से रखोगे E2 साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल इसी तरह से आएगा इसका E2 cos थीटा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इनका जो रिजल्टेंट है उसमें चार पार्ट आ रहे हैं, दो वर्टिकल और दो हॉरिजॉन्टल। लेकिन आप ध्यान से देखिए, जो वर्टिकल है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है, एक इधर तो एक इधर, इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन आप बोल सकते हैं सर कैंसिल आउट तो तभी होंगे ना जब ये इक्वल भी हो, साथ साथ अपोजिट है तो इक्वल भी हो। तो देखिए ध्यान से E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, साइन थीटा तो दोनों में, और E1 E2 की वैल्यू बराबर है, ऑपोजिट है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे माइनस होके। वैसे भी क्लियर दिखाई दे रहा है इस तरह से, एक इधर है एक इधर है, दोनों अपोजिट है इक्वल है तो कैंसिल आउट ही होंगे। तो अल्टीमेटली जो आपके पास बचेंगे वो दो कंपोनेंट बचेंगे, दो टुकड़े बचेंगे जो कि हॉरिजॉन्टल है, और इन दोनों का डायरेक्शन एक ही है, E1 cos थीटा का और E2 cos थीटा, तो ये ऐड हो जाएंगे। मतलब ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा ई नेट आएगा, उसमें दो कैंसिल होकर दो ही रह जाएंगे, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो ये इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यानी कि आप इस तरह से लिखेंगे ई नेट E1 cos थीटा E2 cos थीटा, इसमें cos थीटा कॉमन आ जाएगा, और E1 E2 को आप बराबर है इसलिए E और E मान लीजिए, जैसा हमने लिख दिया था। तो ये टोटल आ जाएगा 2E cos थीटा। यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो गया L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और E की वैल्यू हम निकाल चुके थे, अभी जो रब कर दिए हैं वो थी K और Q और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करोगे, अच्छा 2 और लगा हुआ है, तो ये 2QL क्या है, वही डाइपोल मूवमेंट वाला टर्म आ गया, वो हमें लाना था, तो ये P आ जाएगा। और ये देखिए दोनों टर्म एक जैसे हैं, ये हाफ है और ये फुल है, तो इनको जब ऐड करोगे तो 3/2 आ जाएगा। 3/2 आ जाएगा, 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 3/
इस तरह से ये ई नेट की वैल्यू आ रही है। इसके बाद वही कंडीशन लेंगे पहले वाली, जैसे मैंने बताया था ना कि जो एल है वो एयर के आर के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो आप जो है यहां पर लिख सकते हैं इफ एल इज लेस देन आर देन एल स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर। इसका मतलब हो गया एल जो है वो नेग्लेजिबल हो गया, यानी कि एल को आप हटा सकते हैं यहां से। तब फिर वैल्यू इसकी ये आएगी ई नेट के पी अपॉन ये एल यहां से एलिमिनेट कर दीजिए तो आर स्क्वायर और पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आर क्यू आएगा केवल। तो देखिए ये वैल्यू इसके मैग्नीट्यूड की आ गई है ना, इसको समझ लीजिए। ये मैग्नीट्यूड निकाला है अभी हमने, है ना, मॉड लगा दिया। अब इसकी वेक्टर फॉर्म कैसे निकालेंगे वो थोड़ा यहाँ समझने वाली बात है। पहले वाले में तो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन एक ही आया था, इसलिए यहाँ लिख दीजिए वेक्टर फॉर्म। देखिए समझने वाली बात यह है कि एक्सियल पोजीशन में क्या था, इस तरह से एक्सिस पर कोई पॉइंट था, तो जो डाइपोल मूवमेंट था उसका भी डायरेक्शन ये था माइनस से प्लस की तरफ, और जो रिजल्टेंट आया था ई नेट आया था उसका भी डायरेक्शन इधर आ रहा था, इसलिए चिन्ह का यानी साइन का कोई चक्कर नहीं पड़ा था प्लस माइनस का। लेकिन यहाँ पर पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट का जो साइन है वो तो ये है भाई, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है, लेकिन जो रिजल्टेंट आ रहा है ई का, ई नेट का जो डायरेक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये तो कैंसिल आउट हो गए, मतलब 4 पार्ट थे तो 2 कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए, इनका तो कोई रोल है नहीं, रोल इन्हीं का है, दोनों का डायरेक्शन इधर है ना। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो है ई नेट इसका डायरेक्शन है इधर, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। आपका जो ई आ रहा है वो इधर और पी आ रहा है वो इधर, तो इसलिए अपोजिट डायरेक्शन की वजह से वेक्टर फॉर्म में माइनस आएगा, यानी ई नेट इज इक्वल टू माइनस के पी अपॉन आर क्यू, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। आप यदि यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं मॉड वाले साइन से, तो ये आप हटा दीजिए तब भी चलेगा, मैग्नीट्यूड है ना, तो इसलिए इसमें कोई ऐसी जरूरत नहीं है ना एरो की ना इसकी, है ना, ये स्टाइल हटा दीजिए, ये सिंपल स्टाइल हो गया, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए दोनों में क्या अंतर है, एक्सियल में और इक्वेटोरियल में प्लस माइनस का अंतर है एक तो, और दूसरा एक डिफरेंस और है कि इनमें, उसमें देखिए 2 आता था यहाँ पर और इसमें क्या आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, यानी इनका आपस में एक रिलेशन है, रिलेशन व्हेन डिस्टेंसेस आर सेम। मतलब कहने का ये है कि ये पॉइंट यहां से आर डिस्टेंस पर था, इसी तरह से वहां पर आर लिया, ये डिस्टेंस एक जैसे हैं, तो फिर इनका रिलेशन ये हो जाएगा ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल। क्या यही रिलेशन है, एक्सियल इसका डबल होता है, सही है, एक्सियल ज्यादा होता है, उसमें 2 आता था, इसमें 2 लगा दें तो एक्सियल वाला वैल्यू आ जाएगी, यानी कि डबल का। और इसको उल्टा भी बोल सकते हो कि ये हाफ होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस हैं, इनको आप याद रखिए। अब इसके बाद में एक लास्ट डेरिवेशन कराएंगे, उसको हम बोलेंगे मास्टर डेरिवेशन। यानी आपको ये फील हो रहा होगा सर वो तो कुछ अलग होगा, इसके बाद आ रहा है, लेकिन यह उल्टा है। मास्टर डेरिवेशन का मतलब वो डेरिवेशन मेन है और उससे ये दोनों डेरिवेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो। और वो डेरिवेशन क्या है, वो डेरिवेशन ये है कि देखिए इससे पहले वाले ये जो 2 डेरिवेशन से ये तो कंडीशनल है
कि जो पॉइंट है वो एक्सिस पर हम बता रहे हैं या इक्वेटोरियल लाइन पर बता रहे हैं, है ना। और ये आप याद रखिए, ये इक्वेटोरियल लाइन यानी पॉइंट कहीं भी हो सकता है ना, नीचे भी हो सकता है। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई हम कोई कंडीशन नहीं ले रहे, हम तो ऐसा है कि फ्री स्टाइल में कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर बताइए या यहाँ पर बताइए, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर, मतलब एनीवेयर इन स्पेस, कहीं पर भी पॉइंट हो। तो फिर आप थोड़ी परेशानी फील करेंगे कि भाई हमको तो कंडीशनल दो कंडीशन पता थी, या तो एक्सिस पर होता या इक्वेटोरियल पर होता, अब कहीं पर भी हो तो फिर कैसे करेंगे। तो कहीं पर का मतलब है कि वो एंगल आपको लेना पड़ेगा थीटा, यानी कि ये क्या था 90 डिग्री था, ये जीरो मान लीजिए, एक्सियल में जीरो और इक्वेटोरियल में कितना था 90। तो ये थीटा जो है हमको पता नहीं है, वेरिएबल है थीटा मान लीजिए इसको। तो चलिए उसको कैसे करेंगे। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस ड्यू टू अ डाइपोल, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल लिख लेना। यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें इस तरह की कंडीशन आएगी, ये मान लीजिए माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, ये भी मान लीजिए इसको, ये मिडिल पॉइंट है, ये एल और ये एल पहले की तरह फिगर है, बस अंतर क्या है कि ये पॉइंट मान लीजिए यहां पर है, ये पॉइंट है मान लीजिए यहां पर, और इसका डिस्टेंस मान लीजिए एक्स और एंगल मान लीजिए थीटा। एंगल जब इसका डाइपोल मूवमेंट होगा ना पी, उससे हम एंगल का हिसाब लगा रहे हैं। यानी जो डाइपोल मूवमेंट है माइनस से प्लस की ओर, उससे थीटा एंगल बना रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये। तो थीटा, एक तो थीटा इसमें मेन है, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पी, और ये एक्स, इसका डिस्टेंस, ये एन पहले की तरह एन पॉइंट है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम गिवन पॉइंट एन, है ना। तो देखिए सब कुछ वैसा ही है, केवल ये है कि इसकी जो पोजीशन है वो थोड़ी अलग दी है, क्योंकि ये चेंज भी हो सकते हैं, थीटा जो है चेंज भी हो सकता है। थोड़ा और घुमा दीजिए 180 180 डिग्री से ज्यादा ले लीजिए तो घुमा करके नीचे आ जाएगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और आगे मतलब कहीं भी हो सकता है पॉइंट। तो इनको जो है, ये जो एक्स और थीटा, इनको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये घूम रहे हैं, है ना, ये वेरिएबल हैं, ये दो वेरिएबल हैं, सबसे मेन रोल प्ले करेंगे इसमें। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इसके लिए एक शॉर्ट टेक्निक अपनाते हैं कि मान लीजिए, इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, या तो ये बोलिए जैसे पी क्या है, एक वेक्टर है, डाइपोल मूवमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको हम ब्रेक करेंगे दो पार्ट्स में, इस वेक्टर को वेक्टर रिजोल्यूशन से, जैसे अभी इससे पहले डेरिवेशन में किया था, मतलब दो कंपोनेंट इसके बना लेंगे, एक पी कॉस थीटा, एक पी साइन थीटा। तो मान लीजिए इसको ब्रेक कर दिया, ये थीटा वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, पी कॉस थीटा, ये डिस्टेंस एक्स है तो यहां पर लिख लिया पी कॉस थीटा, और एक इसके, मतलब एक कंपोनेंट तो ऐसे ही मान लिया है ना, और एक इसके परपेंडिकुलर मान लीजिए, भाई दो ही कंपोनेंट तो होते हैं, ये 90 डिग्री पे हो गया ना, दोनों का एंगल है 90, और इसको मान लिया पी साइन थीटा। हालांकि आप ये बोल सकते हैं कि सर इसके कंपोनेंट कैसे हो जाएंगे, आपने कहा था कि 0 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल पर हम कंपोनेंट नहीं करते या 90 पे नहीं करते हैं ना। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इसके जो कंपोनेंट है वो कैसे जीरो पे भी कर सकते हैं चाहें तो, जरूरत पड़ती है, जैसे बहुत जैसे जेडब्ल्यू एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं तो कभी कभी जीरो पे भी करना पड़ता है, 180 पे भी करना पड़ता है, लेकिन
एक तरीका उसका ये है कि फिगर को आप घुमा दीजिए, जैसे मान लीजिए ये कोई हम बनाते तो ऐसे थे ना, ये आर है और इसका ये थीटा है, तो आर कॉस थीटा हो गया, इसको आर साइन थीटा बोल दिया, ऐसे है ना। लेकिन इसी फिगर को आप घुमा दीजिए, थोड़ा दबाव डाल दीजिए तो ये यहाँ पर आ जाएगा, रिजल्टेंट ऐसे करके ऐसे आ जाएगा। तो ये फिगर कैसे भी हो सकता है, आप ऐसे कर दीजिए, उधर घुमा दीजिए, पलट दीजिए, मिरर इमेज कर दीजिए, है ना। तो इसी तरह से वो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो इसमें ये कोई ऐसे टेंशन की बात नहीं। ऐसे मानिए ये रिजल्टेंट हो गया और ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल। तो हमने क्या किया है शॉर्ट टेक्निक में, जो डाइपोल मूवमेंट था उसको वेक्टर है तो उसको दो इसके कंपोनेंट ब्रेक कर लिए, पी कॉस थीटा पी साइन थीटा। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो डाइपोल आपको दिया हुआ ए बी, इसको आपने दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। एक पार्ट ये वाला, इसके मतलब पैरेलल हो गया ना, ये पॉइंट यहाँ पर तो इसके पैरेलल हो गया ये वाला पार्ट, ये डाइपोल। और दूसरा टुकड़ा इसका ये हो गया, ये इसके परपेंडिकुलर है। भाई डाइपोल बोले हैं, डाइपोल मूवमेंट दोनों एक दूसरे के जुड़े हुए हैं ना भाई, डाइपोल मूवमेंट किसका है, डाइपोल का ही तो है। तो इस तरह से अब या तो आप ऐसे बोलने की कोशिश करें कि भाई डाइपोल मूवमेंट है, इसके दो हमने टुकड़े किए, लेकिन अच्छा है कि आप ये बोलो कि इसके डाइपोल को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। तो इस तरह से ये कंडीशन आएगी। अब देखिए यदि हम इसको देखें तो ये पॉइंट है, तो ये इसका क्या हो गया, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो कंपोनेंट है उसके पैरेलल है। और पैरेलल यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो क्या है, पैरेलल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 मान लीजिए, ठीक। क्योंकि आपको याद होगा ये डायरेक्शन इस तरह से बनेगा, ई पैरेलल है ना। आपको याद हो एक्सियल पोजीशन है ना, ये पैरेलल इसके एक्सिस के, क्योंकि ये डाइपोल है। ये तो अब मानिए मत, बीच वाला है ही नहीं, दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, एक ये और एक ये। तो पैरेलल में क्या होता था, डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन था उसी की तरफ रिजल्टेंट आता था ई, एक्सियल पोजीशन में, इसलिए हमने ई को ऐसे बनाया है। लेकिन आपको याद हो तो इक्वेटोरियल में ऐसा नहीं होता था। इक्वेटोरियल पोजीशन में जो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन था तो माइनस से प्लस की ओर ऐसे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आता था, इसलिए आपको याद हो वेक्टर फॉर्म में हमने माइनस लगाया था, है ना। तो इसका मतलब डाइपोल जो मूवमेंट है वो तो इधर है, तो ई आएगा इधर, परपेंडिकुलर वाले का ई किधर आएगा, ऐसे, इस तरह से, इसको परपेंडिकुलर मान लीजिए ना, इस तरह से। अब क्या करना है, इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो वो रिजल्टेंट तो पहले की तरह ही हो जाएगा, ई नेट, यानी ई नेट निकालना है आपको। तो ई पैरेलल की वैल्यू क्या थी, के क्यू अपॉन, पी की फॉर्म में लिखना था, एक्सियल में डबल होता था 2p अपॉन आर क्यू, है ना। और ये ई नेट निकाल ले, लेकिन पहले ई पैरेलल निकालिए, ये ई पैरेलल हो गया है ना। और ई परपेंडिकुलर क्या हुआ, वो इसका हाफ होता था, रिलेशन था ना ये, इसमें केवल ये आता था। ये हमने x माना है तो x रख दीजिए, है ना। r माना है तो r भी लिख सकते हैं, मान लीजिए जैसे, नहीं ये तो हाँ डिस्टेंस जो है आप जैसे r मानने हैं या x मानने हैं तो उसी हिसाब से आ जाएगा, है ना। अब इसके बाद नेट निकालना है, ई नेट, तो वही फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से ई स्क्वायर पैरेलल प्लस ई परपेंडिकुलर, है ना। ये थोड़ा सा डायरेक्शन गलत बन गया है, इसके अपोजिट आएगा ना, ये ऐसे है तो ये ऐसे आएगा, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये इस तरह से आएगा, है ना। E2 की जगह हमने परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये जो एंगल है ना ये 90 डिग्री का है, क्योंकि एक्सियल और इक्वेटोरियल है, तो 90 का ये। तो ये क्लियर हुआ। तो यहाँ पर इसको आप वैल्यू रख के सॉल्व कर देंगे, जैसे ई पैरेलल की और ये परपेंडिकुलर की वैल्यू रख दीजिए, अंडर रूट
ये देखिए कुछ तो इसमें कॉमन आ जाएगा, ये P इसमें भी आ रहा है, इसमें भी K, ये कॉमन आ जाएगा ना। तो यहाँ पर ये कॉमन बाहर लिख लीजिए, K और P, और RQ भी कॉमन है, RQ भी कॉमन है ना। थोड़ा ये इस तरह से है, ठीक। और एक बात यहाँ ध्यान रखने की और है जो हम भूल गए, ये एक्चुअली P नहीं है, वैल्यू क्या बन गई, P cos थीटा P sin थीटा है ना। एक्जीएल में ये क्या हो जाएगा, P cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर ये P sin थीटा होगा, ये भी ध्यान रखना है ना। अब इसकी वैल्यू को फाइनली आप रखिए, तो ये कॉमन तो उतना ही है, और यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर भी है साथ में, तो देखिए ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर होगा ना, और यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। फाइनली कुछ कुछ ऐसा आएगा है ना। इसको भी थोड़ा, ये जो कॉस और साइन है, इनमें से साइन को कॉस में चेंज कर लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दीजिए इसकी जगह, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो देखिए 4 ये और 1 ये, तो 3 रह जाएगा प्लस का, और 1 ये आ जाएगा। तो फाइनल जो वैल्यू आएगी वो इस तरह से आएगी, ई नेट की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी कॉमन के P अपॉन RQ, और अंडर रूट में आ जाएगा 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, प्लस का आएगा। तो देखिए ये फाइनल रिजल्ट हो गया, ये क्या हुआ, फाइनल रिजल्ट। और ये वेक्टर होता है ई, तो इसके लिए यदि हम इसका डायरेक्शन निकालें तो वो ये एंगल आप मान लीजिए, जैसे इस पैरेलल वाले से मान लीजिए, जैसे अल्फा मान लिया, तो आपको याद है टेन से निकालते हैं इसको, टेन अल्फा ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल, इस तरह से आ जाएगा। इनकी वैल्यू जब आप रखोगे, इसको हटा देता हूं मैं, देखिए ई परपेंडिकुलर की तो ये वैल्यू लिखी हुई है, मतलब कहने का ये है कि देखो ये ई पैरेलल की है, परपेंडिकुलर की वैल्यू ऊपर आएगी, ये नीचे आएगी, और सभी टर्म एक जैसे हैं साइन और कॉस को छोड़ करके, और एक 2 का डिफरेंस है। तो जब आप इनको रखेंगे तो ये फाइनल वैल्यू इस तरह से आ जाएगी, कुछ कैंसिल आउट होकर के 1/2 साइन थीटा और कॉस थीटा है ना। ये आप देख लेना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और आप जानते हैं साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो 1/2 टेन थीटा हो गया, तो ये एंगल आ गया। यदि आप एल्फा को स्पेशली निकालें तो ये टेन इनवर्स बन जाता है मैथमेटिक्स के हिसाब से, तो 1/2 टेन थीटा। बस ये याद रखना है कि ये जो है यहां से है अल्फा है ना, इस वाले डाइपोल से, और आप ये कहेंगे ओरिजिनल डाइपोल से कितना हुआ इसका एंगल, तो वो यहाँ, ये ओरिजिनल तो ये वाला था, डाइपोल पहले जो रखा हुआ था वो ये था इसमें, तो ये थीटा है, और अल्फा इसमें और ऐड हो जाएगा, देखिए थीटा और प्लस ये अल्फा है ना। फ्रॉम ओरिजिनल डाइपोल, यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा। तो ये कंप्लीट डेरिवेशन है, और इसको मैं बोल रहा हूं मास्टर डेरिवेशन। मास्टर डेरिवेशन मैंने क्यों कहा था, मैंने बताया था कि इससे हम एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए किस तरह से, ये फाइनल फॉर्मूला है। एक्सियल का मतलब क्या है, एक्सियल का मतलब ये है, इसको जो है यदि हम ओरिजिनल इसको मानते हैं तो ये घूम करके ऐसे आएगा, ओरिजिनल तो ऐसे था ना, तो ये थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर जब आप जीरो रखेंगे, एक बार समझ लीजिए, पहले जीरो हो जाएगा, और चलो इसको मैं हटा देता हूं। यदि आप थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रखें इस पर, तो ये एक्सियल वाला आ जाएगा, के पी अपॉन RQ और 1 + 3
और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये 4 हो जाएगा, बाहर ये 2 के रूप में आ जाएगा। और आप ध्यान देंगे तो यही वैल्यू थी जो आपने एक्सियल पोजीशन में जो डेरिवेशन निकाला था, वो यही था, इसमें 2 आता था। और थीटा को यदि 90 डिग्री रख दें, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री परपेंडिकुलर के लिए, तो फिर या 90 रखोगे ना, तो cos 90 कितना होता है, cos 90 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 1 का कोई मतलब नहीं रहेगा अंडर रूट में, तो ये रहेगा केवल ई इक्वेटोरियल आ जाएगा आपका के पी अपॉन आर क्यू। अंडर रूट में 1 है तो केवल इतना ही रह जाएगा। तो आपने देखा ये इक्वेटोरियल का भी फॉर्मूला आ गया। आप गौर से देखेंगे कि ये वही पुराने वाले फॉर्मूले आ गए, इसलिए मैं इसको बोल रहा था ये मास्टर डेरिवेशन है ना। इस तरह के डेरिवेशन आगे भी आएंगे, मास्टर डेरिवेशन, जैसे उनसे जो छोटे छोटे पहले वाले आपको लगेगा जैसे मेन कौन से थे, एक्सियल और ये इक्वेटोरियल वाले, लेकिन मेन डेरिवेशन ये है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। कोई चाहे तो एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं। एक न्यूमेरिकल में ले लेता हूं आईआईटी का, थोड़ा सा वीडियो और लॉन्ग ना हो जाए, केवल एक न्यूमेरिकल लेके इसको एंड करते हैं। और वो न्यूमेरिकल इस तरह से है कि ये कोई सिस्टम दिया है इक्वेटोरियल, यहाँ पर ए बी सी मान लीजिए, या इसको ओ मान लीजिए, ये एल डिस्टेंस है, ये डाइपोल दिए हुए, ये एक्स और ये बाई एक्सिस, यहाँ पर उन्होंने -2q ये चार्ज दिया है, यहाँ पर +q दिया है इस पॉइंट पर, और इस पर भी +q दिया है। और आपसे कहा है कि भाई इसका, इस सिस्टम का वो निकालिए डाइपोल मूवमेंट, फाइंड आउट या कैलकुलेट द टोटल डाइपोल मूवमेंट P नेट। तो देखिए आपको क्या करना है इसमें कि दो डाइपोल दिए, एक तो ये और एक ये। मैंने टेक्निक बताया था कि आपको इसे दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, क्योंकि क्यू के साथ जोड़ा बनाना है, तो ये -q और -q कर लीजिए, तो एक डाइपोल ये हो जाएगा क्यू क्यू वाला, एक ये हो जाएगा। मान लीजिए इसका डाइपोल मूवमेंट आपने P1 मान लिया, तो माइनस से प्लस की ओर ऐसे होगा इसका डायरेक्शन, और इसको P2 मान लिया तो इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, है ना। अब इसमें वही थ्योरी लगा लीजिए, वेक्टर थ्योरी, जो रिजोल्यूशन करते हैं ना, तिरछा वेक्टर होता है, दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। देखो इसके लिए दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये एक हो जाएगा ये P cos थीटा, और एक हो जाएगा ये P sin थीटा। ये थीटा एंगल मान लिया है। इसी तरह से P2 के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक जो है इस डायरेक्शन में होगा P sin थीटा, और एक होगा P cos थीटा इस डायरेक्शन में, है ना। इसमें वही थ्योरी अप्लाई हो गई, जो ये दो कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि आप देखोगे कि आपस में इक्वल आएंगे, है ना, क्योंकि सारी वैल्यू इक्वल है, एल क्यू क्यू सब इक्वल है ना, जब रखोगे तो इक्वल आएंगी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा पी नेट आपका आएगा, ये डबल हो जाएगा, यानी पी कॉस थीटा और पी कॉस थीटा, दो कंपोनेंट है ना, तो आ जाएगा 2p cos थीटा। और यहाँ पर 2p और cos थीटा की वैल्यू, मतलब थीटा की वैल्यू निकालनी है। इक्वेटोरियल ट्राइंगल है, उसने बताया ये इक्वेटोरियल ट्राइंगल है, तो इक्वेटोरियल में क्या है, सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, तो ये 60 है, तो ये आधा इसका 30 हो जाएगा, यानी यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, तो वो cos 30 आ जाएगा। तो 2p और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो p √3 आ जाएगा। लेकिन इसमें
एक और इन्होंने एक्चुअली ये आईआईटी में आया था तो इसके ऑप्शंस दिए थे उन्होंने, जैसे ए ऑप्शन दे दिया आई प्लस जे, या 2 दे दिया, ऐसे करके 1/2 दे दिया, आई दे दिया, है ना, ऐसे करके ऑप्शन उन्होंने दिए थे। बिल्कुल ऐसे आंसर्स मुझे याद नहीं है, मतलब आंसर तो इसमें से आ जाएगा। जैसे पी है, पी की वैल्यू रख दीजिए, पी क्या होता है, क्यू इंटू 2l, तो डायरेक्ट लिखो तो ऐसे लिख सकते हो पी √3, और डायरेक्शन है ना, देखिए ये बाई एक्सिस है, तो ये आई जे के क्या क्या होते हैं, आई जो है एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, और बाई जो है इसके जे जो है बाई के तरफ होता है, लेकिन ये उल्टा डायरेक्शन आएगा रिजल्टेंट का, तो इसलिए माइनस जे आ जाएगा, माइनस जे। इस तरह से ये आंसर है, इसको मान लीजिए यहां पर लिख दीजिए -p√3 जे, पी की वैल्यू लिख सकते हैं ना, q इंटू 2l वो रख देना, तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमने टोटल, इसके बाद में जो अगले लेक्चर में हम टॉर्क के बारे में बताएंगे, जैसे ये डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स अप्लाई करेगा और ये घूमने लगेगा, तो टॉर्क एक टर्म आएगा, तो उसको देखेंगे। या आपने इतने पेशेंस के साथ इतनी देर तक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू लिसन मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ओम जय गुरु।